तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ए क्विक पैलेस पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों इस मूवी के ऊपर मैं पहले भी आपके लिए एक तरह से कई वीडियो ला चुका हूँ और ये हमारी एक तरह से ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वह आउट कर दिया गया है। तो आज पूरी इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ए क्वाइट प्लेस डे 1 एक आगामी अमेरिकी सर्वनाशी हॉरर फिल्म है जो माइकल सरनोस्की द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो जॉन क्रॉसिंस्की और सरनोस्की की मूल कहानी पर आधारित है। यह एक स्पिन ऑफ प्रीक्वल और ए क्वाइट प्लेस फिल्म श्रृंखला की तीसरी समग्र किस्त। फिल्म में ल्यूपिटा न्योंग, जोसेफ क्विन और एलेक्स वोल्फ ने अभिनय किया है, जिसमें जिमोन होसो ने ए क्वाइट प्लेस पार्ट 2 में अपनी भूमिका दोहराई है। ए क्वाइट प्लेस डे 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 28 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। कास्ट करें: ल्यूपिटा न्योंग 2 सैम के रूप में 3, जोसेफ क्विन 2 एरिक के रूप में 3, एलेक्स वोल्फ 4, द्वीप पर आदमी के रूप में जिमोन होसो 5। उत्पादन विकास नवंबर 2020 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने ए क्वाइट प्लेस जैसी ही दुनिया में एक स्पिन ऑफ फिल्म सेट की घोषणा की, जिसमें जॉन क्रॉसिंस्की की मूल कहानी पर आधारित जेफ निकोल्स लिखने और निर्देशित करने के लिए तैयार थे। क्रॉसिंस्की माइकल बे, एंड्रू फॉर्म और ब्रैड फुलर के साथ निर्माता के रूप में भी काम करेंगे। 6 ये फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स, संडे नाइट प्रोडक्शंस और प्लैटिनम ड्यून्स के बीच एक सह निर्माण है। 7 मई 2021 में क्रॉसिंस्की ने घोषणा की कि स्क्रिप्ट पूरी हो गई है और स्टूडियो को सौंप दी गई है। 8 हालांकि उसी वर्ष अक्टूबर तक रचनात्मक मतभेदों के कारण निकोल्स फिल्म से बाहर हो गए, जबकि बताया गया कि स्टूडियो जल्द ही एक प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा था। 9 जनवरी 2022 में माइकल सरनोस्की को लेखक और निर्देशक के रूप में निकोल्स की जगह लेने की घोषणा की गई थी। 10 अप्रैल 2022 में सिनेमाकॉन में फिल्म का शीर्षक आधिकारिक तौर पर ए क्वाइट प्लेस डे 1 के रूप में घोषित किया गया था। 11 कास्टिंग लुपिटा न्योंग और जोसेफ क्विन की कास्टिंग की सूचना नवंबर 2022 में दी गई थी। 12 एलेक्स वोल्फ को जनवरी 2023 में कास्ट किया गया था। 4 मार्च में ये घोषणा की गई थी कि जिमोन होसो ए क्वाइट प्लेस से अपनी भूमिका को दोहरा रहे थे। भाग 2 अनाम मैन ऑन द आइलैंड के रूप में। 5-13 फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 6 फरवरी 2023 को लंदन में शुरू हुई, 14, 15 और 11 अप्रैल को समाप्त हुई। 16 पैट स्कोला छायाकार के रूप में कार्य करते हैं। 17 रिलीज ये फिल्म 28 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। 18 पहले इसे 31 मार्च 2023, फिर 22 सितंबर 2023 और 8 मार्च 2024 को रिलीज किया जाना था। माइकल सरनोस्की एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्हें पिग 2021 और ए क्वाइट प्लेस डे 1 2024 फिल्मों के लेखन और निर्देशन के लिए जाना जाता है। जीवन और करियर सरनोस्की मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में बड़े हुए और येल विश्वविद्यालय में भाग लेने से पहले मिलवॉकी के यूनिवर्सिटी स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2015 में सरनोस्की कार्यकारी ने वैनेसा ब्लॉक द्वारा निर्देशित वृत्तचित्र लघु फिल्म द टेस्टिमनी का निर्माण और संपादन किया। 2021 में सरनोस्की ने निकोलस केज, एलेक्स वोल्फ और एडम आर्किन अभिनीत ड्रामा फिल्म पिग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये फिल्म नियॉन द्वारा 16 जुलाई 2021 को रिलीज की गई थी। 4-5-6 जनवरी 2022 में ये घोषणा की गई थी कि सरनोस्की को ए क्वाइट प्लेस डे 1 ए क्वाइट प्लेस फिल्म श्रृंखला की प्रीक्वल और स्पिन ऑफ फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। इसमें लुपिटा न्योंग, जोसेफ क्विन, वोल्फ, जिमोन होसो और डेनिस हारे शामिल हैं।
ये फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 28 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। एंड्रू फॉर्म, जन्म 3 फरवरी 1969, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जिन्हें फ्राइडे द 13th, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल और द पर्ज जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। वह माइकल बे और ब्रैड फुलर के साथ कंपनी प्लैटिनम ड्यून्स के सह संस्थापक हैं। 2. करियर। फॉर्म ने फिल्म उद्योग में निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और ब्रुकहाइमर के दिवंगत निर्माता भागीदार डॉन सिम्पसन के लिए उत्पादन सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। फॉर्म ने 2001 में फिल्म निर्माता माइकल बे और ब्रैड फुलर के साथ प्रोडक्शन कंपनी प्लैटिनम ड्यून्स की स्थापना की। प्लैटिनम ड्यून्स को द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार 2003, द एमिटीविले हॉरर 2005, फ्राइडे द 13th 2009 जैसी लोकप्रिय हॉरर फिल्मों के रीबूट के निर्माण के लिए जाना जाता है और ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2010। 3. उन्हें द पर्ज, ओइजा 2014, एक वाइट प्लेस 2018 और इसके 2020 सीक्वल जैसी मूल फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। 4-5 उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला ब्लैक सल्स 2014-2017, 6 और जैक रयान 2018 वर्तमान का सह निर्माण किया। 7 2015 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें हॉलीवुड के 30 सबसे शक्तिशाली फिल्म निर्माताओं में से एक कहा। 8 2018 में फॉर्म और फुलर ने मिलकर फुल फॉर्मेट एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। कंपनी ने 2019 की शुरुआत में पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 4 फॉर्म ने 2020 में उद्यम छोड़ दिया जब उन्होंने जॉन क्रॉसिंस्की के संडे नाइट प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की। 7-9 वह आगामी फिल्म एक वाइट प्लेस डे 1 का भी निर्माण कर रहे हैं जिसे क्रॉसिंस्की लिखेंगे, निर्देशित करेंगे और अभिनय करेंगे। 10 व्यक्तिगत जीवन। फॉर्म की मुलाकात अभिनेत्री जॉर्डना ब्रूस्टर से द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार द बिगिनिंग के सेट पर हुई जिसे फॉर्म ने निर्मित किया था। उन्होंने 4 नवंबर 2006 को अपनी सगाई की घोषणा की, 11 और 6 मई 2007 को बहामास में शादी की। 12 उनके पहले बेटे का जन्म सितंबर 2013 में हुआ, 13 और उनके दूसरे बेटे का जन्म जून 2016 में हुआ। 14 ब्रूस्टर 2020 के मध्य में तलाक के लिए दायर किया गया। 15 तलाक को जून 2021 में अंतिम रूप दिया गया। एलेक्जेंड्रा डेडारियो के साथ उनकी सगाई की घोषणा 2 दिसंबर 2021 को की गई। 16 इस जोड़ी ने जून 2022 में शादी की। ब्रैडली फुलर 5 नवंबर 1965 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता हैं। वह माइकल बे और एंड्रू फॉर्म दोनों के साथ साझेदारी करते हुए प्लैटिनम ड्यून्स के सह मालिक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रैडली फुलर का जन्म 1965 में थिएटर मालिकों के परिवार में हुआ था। एक उनके माता पिता इरविंग और बोनी फुलर नी कॉविन थे। एक कॉविन परिवार 1923 से लॉस एंजल्स में एक थिएटर चला रहा है। 2 उनके दादा शेरिल सी कॉविन 3 ने 1970 के दशक में व्यवसाय का विस्तार किया और फिल्मों का निर्माण भी किया। फुलर 1987 में कनेक्टिकट में वेस्लियन विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। 4-5 प्लैटिनम ड्यून्स के सह मालिकों में से एक माइकल बे भी स्कूल 1986 की कक्षा के पूर्व छात्र हैं। 4 निर्देशक जॉस वेडन और मिगुएल आर्टेटा भी वेस्लियन में फुलर के सहपाठी थे। 6 करियर। लगभग 2001-2002 फुलर, उनके बचपन के दोस्त माइकल बे और एंड्रू फॉर्म ने प्लैटिनम ड्यून्स की स्थापना की। 6 एक प्रोडक्शन कंपनी जो द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार 2003, द एमिटीविले हॉरर 2005 जैसी डरावनी फिल्में बनाने में माहिर है। फ्राइडे द 13th 2009, 5 और ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2010, 7-8 और मूल हॉरर फ्रेंचाइजी जैसे ओइजा 2014, प्रीक्वल ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल 2016 और 5 द पर्ज फिल्में। फुलर ने कई फिल्मों का निर्माण किया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता अर्जित की है। द पर्ज, एनाकी और ओइजा 2014,
दोनों ने दुनिया भर में $10 करोड़ से अधिक की कमाई की है, 9-10, जबकि टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल 2014 $48 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई है। 11 प्लेटिनम ड्यून्स के साथ फुलर को हॉलीवुड रिपोर्टर THR का 2014 का वर्ष का निर्माता नामित किया गया था। 2015 में कंपनी को हॉलीवुड में THR के 30 सबसे शक्तिशाली फिल्म निर्माताओं में नामित किया गया था। 2016 में कंपनी ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, आउट ऑफ द शैडोज, द पर्ज, इलेक्शन ईयर और ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल जारी की। 2018 में फुलर और प्लैटिनम ड्यून्स ने पोस्ट एपोकैलिक हॉरर फिल्म ए क्वाइट प्लेस का निर्माण किया। फिल्म का प्रीमियर 9 मार्च 2018 को साउथवेस्ट द्वारा साउथ में ओपनिंग नाइट फिल्म के रूप में किया गया था। 14 और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 6 अप्रैल 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। ये दुनिया भर में $332 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट बन गई। 15 और इसे आलोचकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने इसकी मौलिकता और माहौल के साथ साथ अभिनय, निर्देशन और ध्वनि डिजाइन की प्रशंसा का। इसे स्मार्ट, दुष्ट रूप से भयावह अच्छा कहा। समय 16 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 288 समीक्षाओं के आधार पर 95% की अनुमोदन रेटिंग और 8/10 की औसत रेटिंग प्राप्त है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में लिखा है, ए क्वाइट प्लेस एक क्रूर बुद्धिमान प्राणी विशेषता के साथ मौलिक भय पर कलात्मक रूप से खेलता है, जो जितना मूल है उतना ही डरावना भी है। 17 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 55 आलोचकों के आधार पर 100 में से 82 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है। 18 ए क्वाइट प्लेस हॉरर थ्रिलर शैली में सर्वकालिक सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 6ठे स्थान पर है और वर्तमान में 2013 में ग्रेविटी के बाद से ए का मूल पटकथा से लाइव एक्शन फिल्म के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। 19 बाद में 2018 में द पर्ज फ्रेंचाइज द फर्स्ट पर्ज की चौथी किस्त रिलीज हुई। प्लैटिनम ड्यून्स और ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के बीच प्रीक्वल और संयुक्त प्रोडक्शन जुलाई की 4 तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ और इसने दुनिया भर में $135 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो फ्रेंचाइज में सबसे अधिक कमाई करने वाली प्रविष्टि बन गई। 20 फुलर को टेलीविज़न के निर्माण में भी सफलता मिली है। उनके टीवी कार्यों में स्टार्स सीरीज ब्लैक सेल्स और TNT नेवल ड्रामा द लास्ट शिप शामिल हैं। उन्होंने एक अनस्क्रिप्टेड टेलीविजन शो $1 बिलियन ब्रेक का भी निर्माण किया है, जिसका प्रीमियर 8 फरवरी 2016 को हुआ था। 2018 में फुलर और प्लैटिनम ड्यून्स ने 2 नए शो का निर्माण किया, जो गर्मियों में शुरू हुए। टॉम क्लैंसी का जैक रयान, एक अमेजन श्रृंखला, अगस्त में प्रीमियर हुआ, जबकि द पर्ज टीवी सीरीज का प्रीमियर सितंबर में USA नेटवर्क पर है। प्लैटिनम ड्यून्स के सह संस्थापक होने से पहले फुलर ने पहले एक प्रतिभा प्रबंधक के रूप में काम किया था। 5 साथ ही उन्होंने गैब्रियल बन और टिम रोथ अभिनीत एमेट मार्क और नताशा हेंस्ट्रिज और आंद्रे ब्रुगेर अभिनीत ए बेटर वे टू डाई जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया था। फुलर की भविष्य की परियोजनाओं में सिडनी स्वीनी अभिनीत आगामी सस्पेंस फिल्म द रजिस्ट्रेशन पर सोनी के साथ काम करना शामिल है, जो मेडिसन लॉसन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 22 पोस्ट एपोकैलिक एक्शन थ्रिलर एलिवेशन, जिसमें एंथनी मैकी, मोरिना बैकारिन और मैदी हसन अभिनय करने के लिए तैयार हैं। 23 और सिडनी स्वीनी अभिनीत द केयरटेकर, मार्कस क्लीवर की इसी नाम की लघु कहानी का यूनिवर्सल पिक्चर्स रूपांतरण। 24 व्यक्तिगत जीवन। उनके और उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा के 2 बेटे हैं, कैमरून, एक अभिनेता, 25, और उनका छोटा भाई पैक्सटन। 14 साल की उम्र में न्योंग ओ ने विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में जूलियट के रूप में अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। 6 नैरोबी स्थित रिपेटरी कंपनी फिनिक्स प्लेयर्स के प्रोडक्शन में 14-16 फिनिक्स प्लेयर्स की सदस्य रहते हुए उन्होंने ऑन द रेजल और देयर गोज द ब्राइड नाटकों में भी अभिनय किया।
17 वह द कलर पर्पल में वूपी गोल्डबर्ग और ओपरा विनफ्रे के प्रदर्शन को पेशेवर अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित करने का श्रेय देती हैं। 18-19 जब न्योंगो 16 साल की थी तो उसके माता पिता ने उसे स्पेनिश सीखने के लिए 7 महीने के लिए मेक्सिको भेज दिया। 12-20 उन 7 महीनों के दौरान वह टेक्सको, ग्यूरेरो में रहीं और यूनिवर्सिडad नेशनल ऑटोनोमा डे मेक्सिको के लर्निंग सेंटर फॉर फॉरेनर्स में कक्षाएं ली। 20 न्योंग ओ ने बाद में नैरोबी के सेंट मैरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2001 में IB डिप्लोमा प्राप्त किया और 7 में से 6 का औसत ग्रेड प्राप्त किया और अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर रहीं। 21 वह कॉलेज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गईं और हैम्पशायर कॉलेज से फिल्म और थिएटर अध्ययन में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 22-23 2013 में उनके पिता को केन्याई सीनेट में किसुमू काउंटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था और 2017 तक वो गवर्नर बन गए। 12-24 न्योंग ओ की मां अफ्रीका कैंसर फाउंडेशन और उनकी अपनी संचार कंपनी की प्रबंध निदेशक हैं। 16-17 परिवार के अन्य सदस्यों में तेविया न्योंगो, एक विद्वान और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शामिल हैं। ओमोंडी न्योंग ओ, पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में बाल रोग विशेषज्ञ। क्वामे न्योंगो, केन्या के प्रमुख एनिमेटरों और अग्रणी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों में से एक, और आइसिस न्योंगो, एक मीडिया और प्रौद्योगिकी नेता, जिन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली युवा महिलाओं में से एक नामित किया गया था। 25-26 आजीविका 2005-2015 प्रारंभिक कार्य और सफलता। न्योंग ओ ने अपने करियर की शुरुआत कई फिल्मों के लिए प्रोडक्शन क्रू के हिस्से के रूप में काम करते हुए की, जिनमें फर्नांडो मीरल्स की द कांस्टेंट गार्डनर 2005, मीरा नायर की द नेमसेक 2006 और साल्वाटोर स्टेबल की वेयर गॉड लेफ्ट हिज शूज 2007। 27 वह द कांस्टेंट गार्डनर के ब्रिटिश स्टार राल्फ फिएनेस का हवाला देती हैं, जिन्होंने उन्हें पेशेवर अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। 14 2008 में न्योंग ओ ने मार्क ग्रे द्वारा निर्देशित और ब्रुकलिन में शूट की गई लघु फिल्म ईस्ट रिवर में अभिनय किया। 28 वह उसी वर्ष केन्या लौट आई और HIV एड्स की रोकथाम के बारे में MTV बेस अफ्रीका, यूनिसेफ नाटक, केन्याई टेलीविजन श्रृंखला शुगा में दिखाई दी। 27 2009 में उन्होंने केन्या की अल्बिनो आबादी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में डॉक्यूमेंट्री इन माई जीन्स लिखी, निर्देशित और निर्मित की। 11 ये कई फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई और 2008 5 कॉलेज फिल्म फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार जीता। 27 न्योंग ओ ने वाहू के संगीत वीडियो द लिटिल थिंग्स यू डू का भी निर्देशन किया, जिसमें बॉबी वाइन भी शामिल थी। 27 जिसे MTV अफ्रीका म्यूजिक अवार्ड्स 2009 में सर्वश्रेष्ठ वीडियो पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 27 न्योंग ओ ने येल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय में मास्टर डिग्री कार्यक्रम में दाखिला लिया। येल में वह कई स्टेज प्रस्तुतियों में दिखाई दी, जिनमें गर्ट्रूड स्टीन की डॉक्टर फॉस्टस लाइट्स द लाइट्स, चेखव की अंकल वान्या और विलियम शेक्सपियर की द टैमिंग ऑफ द श्रू और द विंटर्स टेल शामिल हैं। येल में रहते हुए उन्होंने 2011-12 शैक्षणिक वर्ष में उत्कृष्ट क्षमता वाले अभिनय छात्रों के लिए हर्शल विलियम्स पुरस्कार जीता। 2013 न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में न्योंग ओ। येल से स्नातक होने के तुरंत बाद न्योंग ओ को अपनी सफल भूमिका मिली 29 जब उन्हें स्टीव मैक्वीन के ऐतिहासिक नाटक 12 Years a Slave 2013 में लिया गया। 14-16 ये फिल्म, जिसे व्यापक आलोचकों की प्रशंसा मिली, सोलोमन नॉर्थअप, चिवेटल इजियोफो द्वारा अभिनीत, के जीवन पर आधारित है, जो न्यूयॉर्क के एक मुक्त जन्मे अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति थे, जिनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें गुलामी के लिए बेच दिया गया। 1841 में वाशिंगटन, DC में न्योंग ओ ने पात्सी नामक एक गुलाम की भूमिका निभाई, जो लुइजियाना के कपास गान में नॉर्थअप के साथ काम करता है। उनके प्रदर्शन को बहुत प्रशंसा मिली। 30 एम्पायर समीक्षक इयान फ्रीर ने लिखा है कि वह बड़े स्क्रीन पर सबसे प्रतिबद्ध डेब्यू में से एक देती है,
जिसकी कल्पना की जा सकती है, और रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने उन्हें एक शानदार युवा अभिनेत्री कहा, जो पैट्सी को धैर्य और उज्ज्वल अनुग्रह से भर देती है। 31-32 उन्हें 12 इयर्स ए स्लेव के लिए कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहित 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल थे, जिसे उसने जीत लिया। 33 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार भी जीता और यह पुरस्कार जीतने वाली छठी अश्वेत अभिनेत्री बन गईं। 34 पुरस्कारों में उन्होंने जो नीली प्राडा पोशाक पहनी थी, उसने मीडिया का पर्याप्त ध्यान और प्रशंसा बटोरी। इसे हॉलीवुड के इतिहास में क्लासिक रेड कार्पेट गाउन में से एक माना गया। 35-36 वह ये पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अफ्रीकी अभिनेत्री हैं। 34 ऑस्कर जीतने वाली पहली केन्याई अभिनेत्री हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री हैं। 37-38 वह पहली फिल्म में प्रदर्शन के लिए ऑस्कर जीतने वाली 15वीं अभिनेत्री भी हैं। 39 एक्शन थ्रिलर नॉन स्टॉप 2014 में सहायक भूमिका के बाद 40 न्योंगो ने स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस 2015 में फोर्स सेंसिटिव स्पेस पायरेट मार्स कनाटा के रूप में सह अभिनय किया, जो गति का उपयोग करके बनाया गया एक सीजीआई चरित्र है। प्रौद्योगिकी पर कब्जा 41-42 वह ऐसी भूमिका निभाना चाहती थी जहां उसकी उपस्थिति प्रासंगिक नहीं थी, और अभिनय ने पैट्सी की भूमिका से एक अलग चुनौती प्रदान की। 43 फोर्ब्स के स्कॉट मैंडलसन ने न्योंग ओ की भूमिका को फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अनुक्रम का केंद्र बताया और टाइम पत्रिका की स्टेफनी ज़चरेक ने उसे रमणीय लघु चरित्र कहा। 44-45 उनकी भूमिका के लिए उन्हें 42वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 2016 MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वर्चुअल प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। तो दोस्तों इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है एक क्विक पैलेस फर्स्ट, जो कि हमें देखने को मिला था 2018 में, और इसी के बाद इसका दूसरा पार्ट एक तरह से पार्ट 2 2020 के अंदर, उसी के बाद जो नया पार्ट था वो 2030 में हमें देखने को मिलने वाला था, लेकिन ये कोरोना की वजह से डिले हुई शूटिंग, इस वजह से इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो आगे बढ़ानी पड़ी और जुलाई में हमें ये देखने को मिलेगी। तकरीबन इसकी रिलीजिंग डेट यही है और दोस्तों इसी के साथ ये 2025 के अंदर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका इंतज़ार हमें बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 2024 आया है और 2025 अभी बहुत दूर है, यानी कि तकरीबन इसकी रिलीजिंग डेट है वो बहुत डिले हो चुकी है। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल तो बताई दी हैं। अब आगे इसके बारे में थोड़ी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन बची है वो मैं आपको बताता हूँ। जॉन बक क्रॉसिंस्की KREZNSKI, एक जन्म 20 अक्टूबर 1979, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें NBC सिटकॉम द ऑफिस 2005-2013 में जिम हेल्पर्ट के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां वह एक निर्माता और सामयिक निर्देशक भी थे। उन्होंने 2018 की हॉरर फिल्म ए क्वाइट प्लेस का निर्देशन, सह लेखन और सह अभिनय किया, जिसके लिए टाइम ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। 2. ब्राउन यूनिवर्सिटी में थिएटर कला में शिक्षित, क्रासिंस्की की फिल्म क्रेडिट में लाइसेंस टू वेड 2007, लेदरहेड्स 2008, अवे वीगो 2009, इट्स कॉम्प्लिकेटेड 2009, समथिंग बोरॉयड 2011, प्रॉमिस्ड लैंड 2012, अलोहा शामिल हैं। 2015 और 13 घंटे, बेंगाजी के गुप्त सैनिक 2016। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्मों ब्रीफ इंटरव्यूज विद हिडियस मैन 2009 और द हॉलर्स 2016 का निर्देशन और अभिनय किया। 2018 से 2023 तक उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो थ्रिलर श्रृंखला जैक रयान में शीर्षक चरित्र निभाया, जहां वह एक कार्यकारी निर्माता भी थे। तब से उन्होंने सीक्वल ए क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2020 लिखा और निर्देशित किया है। क्रॉसिंस्की ने एनिमेटेड और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में वॉइस ओवर का काम भी किया है, जिसमें मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी 2013 भी शामिल है। उन्होंने 2013 में एक प्रोडक्शन कंपनी संडे नाइट प्रोडक्शंस की स्थापना की।
रियलिटी शो लिप सिंक बैटल 2015-2019 के सह निर्माण के लिए उन्हें उत्कृष्ट संरचित रियलिटी प्रोग्राम के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए। उन्होंने अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली ब्लंट से शादी की है, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं। प्रारंभिक जीवन। क्रॉसिंस्की का जन्म बोस्टन के ब्राइटन पड़ोस में सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में हुआ था। 3 नज़ मैरी क्लेयर नी डॉयल जन्म 1949 और इंटरनिस्ट रोनाल्ड क्रॉसिंस्की जन्म 1946 के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। 4, 5, 6, 7, 8 उनकी मां आयरिश वंश की हैं और उनके पिता पोलिश वंश के हैं। उनका पालन पोषण कैथोलिक 9 न्यूटन मैसाचुसेट्स के बोस्टन उपनगर में हुआ। क्रॉसिंस्की ने संगीतमय एनी के 6ठी कक्षा के स्कूल प्रोडक्शन में डैडी वाबक्स के रूप में अपने मंच की शुरुआत की। जब वे हाई स्कूल के सीनियर छात्र थे, तब उन्होंने द ऑफिस के अपने भावी सह कलाकार बीजे नोवाक द्वारा लिखित और अभिनीत एक व्यंग्यपूर्ण नाटक में सह अभिनय किया। क्रॉसिंस्की और नोवाक ने 1997 में न्यूटन साउथ हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10-11 कॉलेज में प्रवेश करने से पहले क्रॉसिंस्की ने 6 महीने तक कोस्टा रिका में एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई। 12 वहां रहते हुए उन्होंने एक महिला को डूबने से बचाया जब वो मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क के एक समुद्र तट पर बाढ़ में फंस गई थी। 13 क्रॉसिंस्की ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी और नाटक लेखन का अध्ययन किया और एक सम्मान थीसिस कंटेंट्स अंडर प्रेशर लिखा। उन्होंने 2001 में ब्राउन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 14-15 ब्राउन में वो स्केच कॉमेडी समूह आउट ऑफ बाउंड्स 16 के सदस्य थे और उन्होंने रोड आइलैंड के ईस्ट प्रोविडेंस में गॉर्डन स्कूल में युवा बास्केटबॉल के कोच की मदद की। इसके बाद उन्होंने वाटरफोर्ड, कनेक्टिकट में नेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया 17 और न्यूयॉर्क में एक्टर्स सेंटर में अध्ययन किया। आजीविका। 2000 के दशक की शुरुआत, करियर की शुरुआत। 2000 में क्रॉसिंस्की ने शो लेट नाइट विद कॉनन ओ ब्रायन में एक पटकथा लेखक के रूप में इंटर्नशिप की। 18-19 ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद वो अभिनय करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। वो विज्ञापनों में दिखाई दिए, टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई और वेटर के रूप में काम करते हुए ऑफ ब्रॉडवे नाटकों का वाचन किया। 20 उन्होंने अपने पूर्व कॉलेज सहपाठियों एमिली ओ डेल और इसाक रॉबर्ट हर्विट्स द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक व्हाट द यूनिट सॉ में अभिनय किया। 21 2005-2009 द ऑफिस के साथ निर्णायक और निर्देशन की शुरुआत। 2009 में द ऑफिस की सह कलाकार जेना फिशर के साथ क्रॉसिंस्की को सफलता 2004 में मिली जब उन्हें एनबीसी सिटकॉम द ऑफिस में कास्ट किया गया, जो सफल ब्रिटिश टीवी श्रृंखला का रीमेक था। श्रृंखला में एक मध्यम आकार की पेपर आपूर्ति कंपनी में जीवन के बारे में एक उपहास, उन्होंने जिम हेल्पर्ट की भूमिका निभाई, जो एक बुद्धिमान और सौम्य बिक्री प्रतिनिधि था और बाद के सीजन में स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में पेपर वितरण कंपनी डंडर मिफ्लिन के सह प्रबंधक थे। 22 क्रॉसिंस्की और जेना फिशर के पात्र भी श्रृंखला के प्रेम पात्र थे। 23 भूमिका की तैयारी के लिए क्रॉसिंस्की ने स्क्रैंटन का दौरा किया और वास्तविक पेपर कंपनियों में कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने शुरुआती क्रेडिट में इस्तेमाल किए गए स्क्रैंटन के फुटेज को भी शूट किया। 24 वह श्रृंखला के प्रत्येक एपिसोड में दिखाई दिए और सेबर सहित कई का निर्देशन भी किया। सीरीज 2005-2013 में अपने काम के लिए उन्होंने द ऑफिस के तीसरे सीजन के प्रति एपिसोड लगभग 100,000 अमेरिकी डॉलर कमाए, जो पिछले 2 सीजन के लिए उनके वेतन का 4 गुना था। 25 2006 में क्रॉसिंस्की 2006 में क्रॉसिंस्की ने जैसन कार्वे की स्वतंत्र रूप से निर्मित डायरेक्ट टू डीवीडी डकैती कॉमेडी ए न्यू वेव में एंड्रू कीगन और लेसी चेबर्ट के साथ सह अभिनय किया। 2007 में उन्होंने ग्रेग अराकी की स्वतंत्र स्टोनर कॉमेडी स्माइली फेस 2007 में ब्रेविन के रूप में अन्ना फारिस और डैनी मास्टरसन के साथ सह अभिनय किया।
फिल्म के लिए समीक्षाएं काफी हद तक सकारात्मक थीं। 26 उस वर्ष बाद में उन्होंने मैंडी मूर और रॉबिन विलियम्स के साथ रोमांटिक कॉमेडी लाइसेंस टू वेड 2007 में अभिनय किया। फिल्म की नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। 27 क्रोसिंस्की ने लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट, विदाउट ए ट्रेस, एड, 28 अमेरिकन डैड सहित कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका निभाई। 29 और CSI अपराध स्थल जांच। उन्होंने किनसे, डुआने हॉपवुड, जारहेड, द हॉलिडे और श्रेक द थर्ड, फॉर योर कंसिडरेशन और ड्रीमगर्ल सहित फिल्मों में सह अभिनय भी किया। 2008 में क्रोसिंस्की रेनी ज़ेल्वेगर और जॉर्ज क्लूनी के साथ उनके निर्देशित उद्यम लेदरहेड्स 2008 में दिखाई दिए, जो पेशेवर अमेरिकी फुटबॉल के शुरुआती वर्षों के बारे में एक पीरियड कॉमेडी थी। उन्होंने कार्टर द बुलेट रदरफोर्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कॉलेज फुटबॉल स्टार और प्रथम विश्व युद्ध के एक प्रतिष्ठित नायक की भूमिका निभाई। MTV.com ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ऐसा अभिनेता बताया जो बचकानी गर्मजोशी और बौद्धिक चिंता दोनों को पेश करने में सक्षम है। साथ ही यह भी कहा कि वह क्लूनी के ट्रेडमार्क की गर्मी में पिघले बिना क्लूनी के सामने स्क्रीन को पकड़ने की उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रबंधन करते हैं। मूवी स्टार मेगावाट क्षमता 30। 2009 में क्रोसिंस्की। 2009 में क्रोसिंस्की ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्रीफ इंटरव्यूज विद हिडियस मैन से अपने निर्देशन की शुरुआत की। उन्होंने डेविड फोस्टर वालेस की लघु कहानियों के संग्रह पर आधारित फिल्म के लिए पटकथा लिखी, इसमें एक छोटी भूमिका निभाई और निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2009 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे ग्रैंड जूरी पुरस्कार 31 के लिए नामांकित किया गया और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। 32 फिल्म समीक्षक एओ स्कॉट ने लिखा है कि हालांकि यह प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में इसे प्रयास के लायक बनाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि है, जबकि न्यूयॉर्क डेली न्यूज के एलिजाबेथ वीट्जमैन ने महसूस किया कि क्रोसिंस्की इसके लिए श्रेय की पात्र हैं। डेविड फोस्टर वालेस की लघु कथाओं जितनी कठिन सामग्री को अपनाने की महत्वाकांक्षा। 32 उसी वर्ष उन्होंने सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित कॉमेडी ड्रामा अवे वी गो में माया रुडोल्फ के साथ अभिनय किया। 33 यह एक जोड़े की कहानी है जो उत्तरी अमेरिका में एक आदर्श समुदाय की तलाश कर रहा है जहां वह बस सके और अपना परिवार शुरू कर सके। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। द हॉलीवुड रिपोर्टर के माइकल रेचिशफिन ने अपनी समीक्षा में कहा, अगर थोड़ी सी भी छोटी फिल्म यात्रा के लायक हो तो शानदार प्रदर्शन इसे शानदार बना देता है। 34 2009 में उनकी तीसरी भूमिका नैन्सी मेयर्स की रोमांटिक कॉमेडी इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड में थी, जिसमें मेरिल स्ट्रीप, स्टीव मार्टिन, लेक बेल और एलेक बाल्डविन शामिल थे। 35 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दुनिया भर में $219 मिलियन से अधिक की कमाई की। 36 इसने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ऑफ मोशन पिक्चर्स अवार्ड्स जीता। 2011-2017 आगे फीचर फिल्म, टेलीविजन और थिएटर का काम। 2011 में क्रोसिंस्की ने एमिली गिफिन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी समथिंग बोरोइड में गिनिफर गुडविन, केट हडसन और कॉलिन एक्सफील्ड के साथ सह अभिनय किया। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलने के बावजूद उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। 37 सुपरहीरो फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने के लिए क्रोसिंस्की भी शीर्ष उम्मीदवारों में से एक थे। 38 क्रोसिंस्की ने बायोपिक फिल्म बिग मिरेकल 2012 में ड्रू बैरिमो के साथ अभिनय किया, जिसमें ऑपरेशन ब्रेकथ्रू 1988 में पॉइंट बैरो, अलास्का के पास बर्फ में फंसे ग्रे व्हेल को बचाने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शामिल है। 39 फिल्म में उन्होंने एक समाचार रिपोर्टर एडम कार्लसन की भूमिका निभाई। 40 उसी वर्ष क्रोसिंस्की ने राय रूसो यंग के स्वतंत्र नाटक नोबडी वॉक्स में ओलिविया थर्बी और रोजमेरी डेविड के साथ अभिनय किया। 41 फिल्म में
क्रोसिंस्की ने एक साउंड डिजाइनर, पति और 2 बच्चों के पिता पीटर की भूमिका निभाई है, जो अपनी पहली कला फिल्म पर सहयोग करते समय एक युवा कलाकार के लिए रोमांटिक भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देता है। 42 उनके अभिनय की आलोचकों ने प्रशंसा की। 42 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने लिखा, क्रोसिंस्की इतना आकर्षक अभिनेता है कि उसकी पसंद पीटर के व्यवहार को दिलचस्प तरीकों से जटिल बनाने का काम करती है। 42 नोबडी वॉक्स का प्रीमियर 2012 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ और एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता। 43 टोरंटो फिल्म महोत्सव 2012 में क्रोसिंस्की। इसके बाद क्रोसिंस्की ने डे वेगस की कहानी पर आधारित नाटक प्रॉमिस्ड लैंड में मैट डैमन के साथ अभिनय किया, सह निर्माण किया और पटकथा का सह लेखन किया, जो 28 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई थी। 44 यान की न्यूयॉर्क टाइम्स श्रृंखला पर आधारित अर्बिना का नाम ड्रिलिंग डाउन है। 45 ये फिल्म 2 कॉर्पोरेट सेल्सपर्सन की कहानी है जो स्थानीय निवासियों से ड्रिलिंग अधिकार खरीदने के प्रयास में एक ग्रामीण शहर का दौरा करते हैं और इसका निर्देशन गस वान सैंट ने किया था। क्रोसिंस्की फिल्म का आधार लेकर आए और एगस के साथ विचार विकसित किया। बाद में उन्होंने यह विचार डैमन को दिया। 46 इसे फरवरी 2013 में 63वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला। उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर वृत्तचित्र टेलीविजन श्रृंखला हेड गेम्स 2012 का भी वर्णन किया। 47 2013 में क्रोसिंस्की ने एलिसन सीगर के साथ प्रोडक्शन कंपनी संडे नाइट प्रोडक्शन की स्थापना की। कंपनी ने 20th सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समग्र सौदा किया है। 48 बैनर के तहत क्रोसिंस्की और सीगर स्टीफन मचेंट के साथ एडल्ट स्विम पर डैनियल स्टेसन द्वारा निर्मित लाइव एक्शन एनिमेटेड सिटकॉम ड्रीम कॉप LLC के कार्यकारी निर्माता बन गए। लॉस्ट स्टार जॉन ग्रिज ने सह अभिनय किया। 49 मचेंट के साथ क्रोसिंस्की म्यूजिकल रियलिटी प्रतियोगिता टेलीविजन श्रृंखला लिप सिंक बैटल के कार्यकारी निर्माता भी हैं, जो गुरुवार 2 अप्रैल 2015 को अमेरिकी केबल नेटवर्क स्पाइक पर शुरू हुआ। 50 ये शो एक तरह से स्पिन ऑफ है। पहली बार लेट नाइट विद जिमी फॉलनर में पेश किया गया। मचेंट, क्रोसिंस्की और क्रोसिंस्की की पत्नी एमिली ब्लंट लेट नाइट पर क्रोसिंस्की की आगामी उपस्थिति के लिए विचारों पर विचार मंथन कर रहे थे, जब इस विचार ने आकार लिया। 51 इसके बाद जिमी फॉलनर ने इसे अपने शो में एक आवर्ती खंड के रूप में विकसित किया। ये शो स्पाइक के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ। इसकी श्रृंखला का प्रीमियर स्पाइक के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाला गैर स्क्रिप्टेड प्रीमियर था। 52 जुलाई 2016 में शो को उत्कृष्ट संरचित वास्तविकता कार्यक्रम श्रेणी में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 53 2014 में क्रोसिंस्की ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2016 के नाटक मैनचेस्टर बाय द सी में अपने प्रॉमिस्ड लैंड के सह कलाकार और सह लेखक मैट डैमन के साथ सहयोग किया, जिसमें केसी एफ्लेक और मिशेल विलियम्स ने अभिनय किया। ये फिल्म केनेथ लोनेगन द्वारा लिखी और निर्देशित की गई थी और यह क्रोसिंस्की के मूल विचार पर आधारित है। 54 फिल्म को 89वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 नामांकन प्राप्त हुए। 55 इसके बाद क्रोसिंस्की ने कैमरून क्रो के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अलोहा में राचेल मैकएडम्स, ब्रैडली कूपर और एम्मा स्टोन के साथ सह अभिनय किया। 56 फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया और विवाद मिला। 57 2016 में क्रोसिंस्की ने माइकल बे की जीवनी पर आधारित युद्ध फिल्म 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी में अभिनय किया, जो मिशेल जुकॉफ की 2014 की किताब 13 आवर्स पर आधारित थी। फिल्म एनेक्सी सिक्योरिटी टीम के 6 सदस्यों पर आधारित है, जिन्होंने 11 सितंबर 2012 को इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के बाद लीबिया के बेंगाजी में अमेरिकी राजनयिक परिसर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्रोसिंस्की को इस भूमिका के लिए व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा और एक पूर्व अमेरिकी नौसेना सील की भूमिका निभाने के लिए 25 पाउंड की मांसपेशियां उद्धरण वांछित बढ़ाई गईं।
1958 उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा द हॉलर्स का निर्देशन किया। ये फिल्म उनके बैनर संडे नाइट के तहत निर्मित पहली फीचर फिल्म भी थी। 59 क्रॉसिंस्की ने शाल्टो कोपे, चार्ली डे, रिचर्ड जेंकिंस, अन्ना केंड्रिक और मार्गो मार्टिनडेल जैसे कलाकारों के साथ फिल्म में अभिनय भी किया। फिल्म का विश्व प्रीमियर 24 जनवरी 2016 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने लिखा था कि क्रॉसिंस्की फिल्म व्यवसाय में सबसे घिसी-पिटी शैली बेकार पारिवारिक नाटक से निपटते हैं और वह इसे असामान्य तरीके से करते हैं। हास्य और करुणा। 60 क्रॉसिंस्की ने हैंक अजारिया, क्लेयर डेंस और संजीत डी सिल्वा के साथ ऑफ ब्रॉडवे नाटक ड्राई पाउडर के विश्व प्रीमियर में अभिनय किया, जिसका निर्देशन थॉमस काइल ने किया था। यह नाटक न्यूयॉर्क शहर के द पब्लिक थिएटर में मार्च से मई 2016 तक चला, जिसकी प्रस्तुति शुरू होने से पहले ही बिक गई। उनके प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उस वर्ष के अंत में उन्हें उत्कृष्ट प्रथम प्रदर्शन के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड मिला। 61-62 उन्होंने इतालवी लग्जरी फैशन हाउस प्राडा के लिए ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म पास्ट फॉरवर्ड में सह अभिनय भी किया, जिसे डेविड ओ रसेल द्वारा निर्देशित किया गया था और सितंबर 2016 में मिलान फैशन वीक में प्रीमियर किया गया था। 63 अक्टूबर 2016 में उन्होंने एमिली ब्लंट के साथ दोनों मूल सितारों बेन एफ्लेक और मैट डैमन की एक मंचीय उपस्थिति में न्यूयॉर्क के स्किरबॉल थिएटर में गुड विल हंटिंग 1997 की पटकथा का लाइव वाचन निर्देशित किया। 64 2017 में क्रॉसिंस्की की एकमात्र रिलीज कैथरीन बिगेलो की डिट्रॉइट थी। 65 ये फिल्म 1967 के डिट्रॉइट दंगों के दौरान सेट की गई थी और जुलाई 2017 में घटनाओं की 50वीं वर्षगांठ के समय और अल्जियर्स मोटल घटना की सालगिरह के दिन रिलीज की गई थी, जिसे फिल्म में दर्शाया गया है। 66 2018 वर्तमान एक शांत जगह श्रृंखला, कुछ अच्छी खबरें और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। 2017 में क्रॉसिंस्की ने फिल्म ए क्वाइट प्लेस का निर्देशन और सह-लेखन किया, जो एक पोस्ट एपोकैलिक हॉरर थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी एमिली ब्लंट के साथ सह-अभिनय भी किया। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 6 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई, इसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 67,367 समीक्षाओं के आधार पर रॉटेन टोमाटोज में 96% स्कोर किया। साइट ने क्रॉसिंस्की को बढ़ती प्रतिभा के रूप में वर्णित किया। 68 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट रही, जिसने दुनिया भर में $340 मिलियन से अधिक की कमाई की और एक फिल्म श्रृंखला का निर्माण हुआ। 69 क्रॉसिंस्की टेलीविजन श्रृंखला जैक रयान का निर्माण करते हैं और उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे वह फिल्म श्रृंखला में एलेक बाल्डविन, हैरिस फोर्ड, बेन एफ्लेक और क्रिस पाइन के बाद इस चरित्र को चित्रित करने वाले 5वें अभिनेता बन गए हैं। जैक रयान का प्रीमियर 31 अगस्त 2018 को अमेज़न वीडियो पर हुआ। श्रृंखला के प्रीमियर से 4 महीने पहले ए क्वाइट प्लेस की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 70 मार्च 2020 में क्रॉसिंस्की ने चल रहे कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में यूट्यूब पर सम गुड न्यूज़ SGN नामक एक वेब श्रृंखला शुरू की। श्रृंखला ने उस समय की अच्छी खबरों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि स्टीव कैरल, रॉबर्ट डी नीरो, हैमिल्टन के संपूर्ण मूल ब्रॉडवे कलाकार, ब्रैड पिट, सैमुअल एल जैक्सन, ओप्रा विनफ्रे, एम्मा स्टोन, रयान रेनॉल्ड्स, स्टीवन स्पीलबर्ग सहित मशहूर हस्तियों ने इसमें भाग लिया। जॉन स्टीवर्ट, मलाला यूसुफजई और द ऑफिस के कलाकार। 7 अप्रैल 2020 को क्रॉसिंस्की ने हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक लाइव स्ट्रीम वर्चुअल प्रोम की मेजबानी की, जिनके प्रोम महामारी के कारण रद्द कर दिए गए थे। इस कार्यक्रम में 210,000 दर्शक शामिल हुए, जिसमें बिली इलिश, फिनीस, जोनास ब्रदर्स और डीजे नाइस के लाइव प्रदर्शन शामिल थे। 73 क्रॉसिंस्की को श्रृंखला के हिस्से के रूप में एक आभासी शादी को संपन्न करने के लिए मैसाचुसेट्स राज्य में एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
74 9 एपिसोड श्रृंखला ने 72 मिलियन व्यूज और 2.58 मिलियन सब्सक्राइबर्स को आकर्षित किया। 22 मई 2020 को वायाकॉम सीबीएस ने घोषणा की कि उन्होंने सीबीएस ऑल एक्सेस पर प्रसारित होने वाले शो का अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन बाद में क्रासिंस्की ने पुष्टि की कि वो और वायाकॉम सीबीएस कंपनी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए विकास योजनाओं के साथ आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय क्रासिंस्की यूट्यूब और शो के मूल संस्करण में स्थापित स्नैपचैट जैसे माध्यमिक वीडियो प्लेटफार्मों पर सम गुड न्यूज को उसके मूल प्रारूप में रखेगा। 76-77 मार्च 2006 की शुरुआत में क्रासिंस्की ने आस्क कॉम के लिए विज्ञापनों की एक श्रृंखला सुनाई। 96 उन्होंने एप्पल टीवी, वेरिजॉन वायरलेस, अश्योरेंस, 97 ब्लैकबेरी स्टॉर्म, 98 माई कोक रिवॉर्ड्स, 99 और कार्निवल क्रूज लाइन्स, 100 के लिए विज्ञापन भी सुनाए हैं और गैप के लिए प्रिंट विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। 2020 में उन्होंने 2020 हुंडई सोनाटा के स्मार्ट पार्क फीचर के लिए एक लोकप्रिय सुपर बाउल विज्ञापन में साथी बोसोनियन क्रिस इवांस, राचेल ड्रैच और डेविड ऑटिस के साथ अभिनय किया, जिसका उच्चारण स्मार्ट पार्क था। 101 उन्हें 206, 2009, 2018 और 2019 में लोगों के सबसे सेक्सी पुरुषों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने बच्चों की किताबें क्यूरियस जॉर्ज गोज़ टू द हॉस्पिटल का वर्णन किया है, 102 जिसे विशेष क्यूरियस जॉर्ज संग्रह में शामिल किया गया था। क्यूरियस जॉर्ज 75वीं वर्षगांठ संस्करण, जिसका उन्होंने वर्णन भी किया। 103 व्यक्तिगत जीवन। एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के बगल में खड़े होकर कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। 2013 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में क्रासिंस्की अपनी पत्नी एमिली ब्लंट के साथ। क्रासिंस्की ने नवंबर 2008 में अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली ब्लंट के साथ डेटिंग शुरू की। 104 अगस्त 2009 में उनकी सगाई हुई और जुलाई 2010 में कोमो, इटली में शादी हो गई। 104-105 उनकी 2 बेटियां हैं। 106 क्रासिंस्की बोस्टन रेड सोक्स का प्रशंसक है। 2011 में उन्होंने एलेक बाल्डविन के साथ न्यू एरा एमएलबी विज्ञापन अभियान में अभिनय किया, जिसमें रेड सॉक्स और बाल्डविन की पसंदीदा टीम न्यूयॉर्क यांकीज के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। 107 अभिनय क्रेडिट और पुरस्कार। मुख्य लेख जॉन क्रासिंस्की फिल्मोग्राफी और जॉन क्रासिंस्की द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। लोकोपकार। कुछ अच्छा माल। मुख्य लेख कुछ अच्छी खबरें। मई 2020 में क्रासिंस्की ने सेवनली, 5वें एलिमेंट और स्टारबक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर सम गुड मर्केंडाइज लॉन्च करने के लिए साझेदारी की, जो एक ऑनलाइन मर्केंडाइज स्टोर है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान कई सामाजिक कारणों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शर्ट, मग, टोट बैग, आभूषण और पुन प्रयोज्य फेस मास्क सहित स्टोर आइटम में क्रासिंस्की के सम गुड न्यूज वेब शो की दान की गई प्रशंसक कला के साथ साथ क्रासिंस्की की बेटियों द्वारा शो के लिए बनाई गई कलाकृतियां शामिल थीं। 108-109 बिक्री का सारा मुनाफा खरीदार की पसंद की 6 चैरिटी में से एक को दिया गया। स्टारबक्स फाउंडेशन ने इसे $1 मिलियन तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कुछ गुड मर्चेंट ने 1 महीने के भीतर लगभग $5 लाख और 2021 तक $2 मिलियन से अधिक जुटाए। 110-111 प्रारंभिक दान वर्ल्ड सेंट्रल किचन, रेस्तरां कर्मचारी राहत कोष, डायरेक्ट रिलीफ, ट्रॉमा फ्री वर्ल्ड और बॉयज एंड गर्ल्स क्लब को दिए गए थे। अमेरिका का BGCA फर्स्ट नेशंस फंड की एक टीम के समन्वय से कुछ अच्छी वस्तुओं से लेकर प्रत्यक्ष राहत तक के वित्तीय यह दान को नवाजो राष्ट्र और व्हाइट रिवर इंडियन अस्पताल के लिए हजारों कोविड-19 पे फेस मास्क और सैनिटाइजर और अन्य चिकित्सा राहत आपूर्ति में डाला गया। फोर्ट अपाचे में भारतीय आरक्षण 17,000 से अधिक आदिवासी सदस्यों को सेवा प्रदान करने वाली एक सुविधा और भारतीय स्वास्थ्य सेवा IHS द्वारा संचालित 112-113 अतिरिक्त PPE दान सेल्फ हेल्प कम्युनिटी सर्विसेज को दिया गया,
जो बुजुर्ग होलोकॉस्ट बचे लोगों और घर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक घर और समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवा है। 114 जून 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय अन्याय के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के बाद सम गुड मच ने ब्लैक लाइव्स मैटर संगठन और NAACP लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड के लिए दान विकल्प जोड़े, जो नस्लीय अन्याय से लड़ने के लिए समर्पित एक नागरिक और मानवाधिकार कानूनी संगठन है। संरचनात्मक नस्लीय असमानताओं को दूर करना। 115 अक्टूबर में अमेरिका के लड़कों और लड़कियों के क्लबों को कुछ अच्छे व्यापारिक दान से मेट्रो अटलांटा BGCA को दूरस्थ रूप से फिर से खोलने और क्लबों को कोविड के कारण बंद होने के बाद नए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के निर्माण में सहायता मिली। 19 महामारी। 116 इस समय ट्रॉमा फ्री वर्ल्ड को दान अंतर्राष्ट्रीय साइंस फॉर होप कार्यक्रम के लिए भी दिया गया, जो बधिर बच्चों और अनाथों के लिए आघात सूचित देखभाल के प्रशिक्षण में सहायता करता है। 117 दिसंबर 2020 में सम गुड न्यूज के 9वें एपिसोड की रिलीज के बाद टॉयज फॉर टॉट्स को सेवनली पर एक अतिरिक्त धर्मार्थ विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया था, जो एक संगठन है जो उन बच्चों को खिलौने प्रदान करता है जिनके परिवार उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हैं। क्रिसमस की छुट्टी। 118 धन उगाहने। अक्टूबर 2019 में अपने 40वें जन्मदिन के लिए क्रॉसिंस्की ने फैमिली रीच के लिए एक वायरल धन उगाहने वाला अभियान शुरू किया, जो एक गैर लाभकारी बोस्टन आधारित संगठन है जिसे कैंसर के इलाज से जूझ रहे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिमी किमेल लाइव पर रहते हुए क्रॉसिंस्की ने बताया, मैं अपने 40वें जन्मदिन पर कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि जब मैं पहाड़ी पर जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। इसलिए मैंने वास्तव में लोगों से पैसे की भीख मांगी। अभियान ने $5 लाख से अधिक जुटाए, जिसके बाद क्रॉसिंस्की और उनकी पत्नी ने फैमिली रीच के होप फॉर द हॉलीडेज अभियान के माध्यम से संगठन के लिए धन जुटाने के प्रयासों को जारी रखा। 119-120-2018 में ओमेस फाउंडेशन के साथ साझेदारी करते हुए क्रॉसिंस्की और उनकी पत्नी ने भी धन जुटाया मलाला फंड के लिए धन, जो लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा अधिकारों की वकालत करता है। 121-2020 में क्रॉसिंस्की और ब्लंट ने फैमिली रीच संगठन के लिए अतिरिक्त $4,56,000 जुटाए। 122 मार्च से दिसंबर 2020 तक क्रॉसिंस्की और उनकी संडे नाइट प्रोडक्शंस टीम ने अपने सम गुड न्यूज वेब शो के माध्यम से कई धन उगाहने और दान के अवसर बनाए। इसमें AT&T के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी नर्सों और डॉक्टरों के लिए 3 महीने की मुफ्त सेलफोन सेवा और बोस्टन स्थित फ्रंट लाइन चिकित्सा कर्मचारियों के लिए बोस्टन रेड सॉक्स बेसबॉल गेम्स के लिए आजीवन सीजन पास टिकट प्रदान करना शामिल था। 123 क्रॉसिंस्की की बेटियों ने भी सेवनली और पेप्सिको के साथ मिलकर एक टी-शर्ट डिजाइन करने में मदद की, ताकि COVID-19 महामारी के दौरान संघर्ष कर रहे रेस्तरां कर्मचारियों के लिए धन जुटाने में मदद मिल सके। SGN के माध्यम से पेप्सिको रेस्तरां कर्मचारी राहत कोष में अतिरिक्त $3 मिलियन दान करने पर भी सहमत हुई। 124 शो के 9वें एपिसोड में दिसंबर 2020 में एक हॉलिडे स्पेशल फेडेक्स ने टॉयज फॉर टॉट्स हॉलिडे ड्राइव के लिए $5 मिलियन का दान देने की प्रतिबद्धता जताई। स्कॉट बेक, जन्म 22 अक्टूबर 1984, और ब्रायन वुड्स, जन्म 14 सितंबर 1984, एक अमेरिकी फिल्म निर्माण जोड़ी हैं। उन्होंने पोस्ट एपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म ए क्वाइट प्लेस 2018 के लिए कहानी बनाई और सह लेखन किया, और अलौकिक थ्रिलर नाइटलाइट 2015, स्लेशर फिल्म हंट 2019 और साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर को लिखा और निर्देशित किया। 65 2023 1 जीवन और करियर। बेक का जन्म डेनवर, कोलोराडो में हुआ था और वुड्स का जन्म डेवनपोर्ट, आयोवा में हुआ था। दोनों का पालन पोषण बेटेंडॉर्फ, आयोवा में हुआ। आयोवा विश्वविद्यालय में एक साथ भाग लेने के दौरान दोनों ने ब्लू बॉक्स फिल्म्स की स्थापना की और हर समर और यूनिवर्सिटी हाइट्स फिल्में बनाईं।
इस फिल्म के साथ MTV यू की कैंपस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीतने के बाद इस जोड़ी ने MTV फिल्म्स के साथ एक विकास सौदा हासिल किया। 2-3 2015 में बेक और वुड्स ने लायंसगेट द्वारा रिलीज नाइटलाइट को लिखा और निर्देशित किया। 2016 में बेक और वुड्स ने एक वाइट प्लेस के लिए अपनी मूल पटकथा पैरामाउंट पिक्चर्स को बेच दी। फिल्म में एमिली ब्लंट और जॉन क्रासिंस्की ने अभिनय किया है, जिन्होंने पटकथा का निर्देशन और सह-लेखन भी किया है। 4 वाइट प्लेस को आलोचकों की प्रशंसा के लिए अप्रैल 2018 में रिलीज किया गया था। इसकी रॉटेन टोमाटोज अनुमोदन रेटिंग 95% है। ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और दुनिया भर में $330 मिलियन से अधिक की कमा की। 5-6 इस जोड़ी ने एली रोथ द्वारा निर्मित थ्रिलर हंट का लेखन और निर्देशन भी किया। 7 जून 2018 में बेक और वुड्स ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स और 21 लैप्स एंटरटेनमेंट के लिए स्टीफन किंग की लघु कहानी द बूगीमैन के फिल्म रूपांतरण को लिखने और कार्यकारी निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 8 बेक एंड वुड्स ने सोनी पिक्चर्स टेलीविजन और डेविस एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन श्रृंखला ज़ीरोज़ विकसित की। ये श्रृंखला न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक स्कॉट वेस्टरफील्ड, मार्गो लानागन और डेबोरा बियांकोटी के उपन्यास पर आधारित है। मई 2020 में ये घोषणा की गई थी कि बेक और वुड्स सोनी पिक्चर्स और निर्माता सैम राइमी के लिए 65 का लेखन, निर्देशन और निर्माण करेंगे। 9 फिल्म में एडम ड्राइवर हैं। 10 जून 2023 में ये बताया गया कि ह्यू ग्रांट बेक और वुड्स की अगली फिल्म हेरेटिक में अभिनय करेंगे, जिसे उन्होंने A24 के लिए लिखा, निर्देशित और निर्मित किया था। 11 अन्य व्यावसायिक उद्यम। बेक और वुड्स द लास्ट पिक्चर हाउस के सह मालिक हैं, जो डेवनपोर्ट, आयोवा में एक स्वतंत्र आर्ट हाउस सिनेमा है। न्योंग ओ का उल्लेख उनके 2014 एल्बम एनोमली के ईसाई रैपर लैक्रे के गीत नथिन में किया गया था और जे इलेक्ट्रॉनिका के गीत वी मेड इट से उनकी कविता में जे जैद द्वारा इसका संदर्भ दिया गया था। ड्रैग क्वींस विलियम बेली, कर्टनी एक्ट और अलास्का थंडरफक के पैरोडी गीत अमेरिकन अपैरल एड गर्ल्स में भी उनका उल्लेख किया गया था। 126 केन्याई एफ्रो पॉप बैंड सौती सोल के 2015 के गीत नेरिया में न्योंग ओ का उल्लेख किया गया था। 127 रैपर निकी मिनाज ने $AP फर्क के प्लेन जेन के रीमिक्स पर अपनी कविता में लुपिटा का उल्लेख किया था और रैपर वेले ने अपने गीत ब्लैक इज गोल्ड में इसका संदर्भ दिया था। 129 गायिका बेयोंसे ने द लायन किंग, द गिफ्ट 2019 के एकल ब्राउन स्किन गर्ल में न्योंग ओ का उल्लेख किया। 130 सुश्री के कवर पर न्योंग ओ को हापर बाजार में डेरेक ब्लासबर्ग की 2013 की सबसे अच्छी पोशाक वाली सूची में शामिल किया गया था। 16 2014 में उन्हें एलिजाबेथ ओल्सन, एले फैनिंग और बेला हीथकोट के साथ मियू मियू के वसंत अभियान के लिए चेहरों में से एक के रूप में चुना गया था। वह कई पत्रिकाओं के कवर पर भी दिखाई दी हैं, जिनमें न्यूयॉर्क का स्प्रिंग फैशन अंक 131 और यूके पत्रिका डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड शामिल हैं। 132 उसी वर्ष अप्रैल में लोगों द्वारा उन्हें सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दिया गया। 133 और उन्हें लैंको में का नया चेहरा नामित किया गया, जिससे वह इस ब्रांड पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गईं। 134 बाद में नवंबर में उन्हें ग्लैमर द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 135 न्योंग ओ वोग के जुलाई 2014 के कवर पर थीं, जिससे वह पत्रिका को कवर करने वाली दूसरी अफ्रीकी महिला 136 और 9वीं अश्वेत महिला 137 बन गईं। उसी महीने वह एले, फ्रांस के जुलाई अंक के कवर पर भी दिखाई दी। वह वोग के अक्टूबर 2015 अंक में दिखाई दी, जिससे यह उनका लगातार दूसरा कवर बन गया। 138 उस महीने न्यू हेरिटेज थिएटर ग्रुप के प्रमुख कांग्रेसी चार्ल्स रंगेल और वोजा रिवर ने हार्लेम, न्यूयॉर्क में उस दिन को आधिकारिक तौर पर लुपिटा न्योंग ओ डे घोषित किया। मिस्ट हार्लेम में न्योंगो और छवि कार्यक
रता मिशेला एंजेला डेविस के बीच एक खुली चर्चा के दौरान एक आश्चर्य के रूप में इस सम्मान की घोषणा की गई। 139 न्योंग ओ को एनी लीबोविट्ज के 2016 वैनिटी फेयर के हॉलीवुड अंक में शामिल किया गया था। 140 न्योंग ओ को ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत के लिए मई 2016 में न्यूयॉर्क शहर के सार्डी रेस्तरां में एक कैरिकेचर चित्र से सम्मानित किया गया था। 141 उस जुलाई में उन्हें एले फैनिंग, क्रिस्टी टलिंगटन बंस और नताली वेस्टलिंग के साथ ग्रेस कोडिंगटन द्वारा स्टाइल किए गए टिफनी एंड कंपनी के फॉल 2016 अभियान में अभिनय करने वाली पहली हस्तियों में से एक के रूप में चुना गया था। 142 न्योंग ओ वोग के अक्टूबर 2016 के कवर पर दिखाई दिया, जिससे यह उसका तीसरा अंक बन गया। उस महीने वो 2016 एले वुमेन इन हॉलीवुड अवार्ड्स में सम्मानित थीं। 143 जनवरी 2017 में वो वैनिटी फेयर के हॉलीवुड अंक के कवर पर दिखाई दी। 144 बाद में वो यूके की द संडे टाइम्स मैगजीन के अक्टूबर 2017 अंक के कवर पर दिखाई दी। 145 नवंबर 2017 में वो ग्राजिया यूके पत्रिका के कवर पर दिखाई दी। बाद में उन्होंने अपने बालों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बदलने के लिए सोशल मीडिया पर कवर पर अपनी निराशा व्यक्त की कि बाल कैसे दिखने चाहिए। फोटोग्राफर एन ले ने बाद में एक बयान में माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी गलती थी। 146 न्योंग ओ अक्सर अपने रीकी गांठदार बालों को अपनाने के बारे में बोलती है और हेयरड्रेसर वनोन फ्रांकोइस के साथ मिलकर ये दिखाती है कि उसके बालों की बनावट कितनी बहुमुखी है। 147 दिसंबर 2017 में न्योंग ओ ने जनवरी 2018 अंक के लिए लगातार चौथा वोग कवर प्राप्त किया, जिससे वो ऐसा करने वाली पहली अश्वेत अभिनेत्री बन गईं। 148 उन्हें टिम वॉकर के 2018 एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड थीम वाले पिरेली कैलेंडर में चरित्र द डोरमाउस के रूप में भी शामिल किया गया था। 149 जून 2018 में हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की कि न्योंग ओ फिल्म श्रेणी में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार प्राप्त करने वाले सम्मानित लोगों में से एक होगा। 150 अगले महीने न्योंग ओ ने केल्विन क्लेन वुमेन नामक अपनी नई खुशबू के लिए केल्विन क्लेन अभियान के लिए साथी अभिनेत्री साओसे रोनन के साथ अभिनय किया। अभियान में पुरस्कार विजेता अभिनेत्रियों के साथ साथ उन महिलाओं के आकर्षक न्यूनतम चित्र शामिल हैं जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित हैं, जहां न्योंग ओ ने अथा किट और कैथरीन हेपबर्न को अपनी प्रेरणा के रूप में नामित किया है। 151 अक्टूबर 2018 में एले पत्रिका के वीमैन इन हॉलीवुड अंक के लिए न्योंग ओ अपने ब्लैक पैंथर के सह कलाकारों दान गुर्रा और एंजेला बैसेट के साथ 2 बार सम्मानित हुईं। 152 न्योंग ओ वोग एस्पाना के नवंबर 2018 संस्करण के कवर पर दिखाई दिया। 153 न्योंग ओ 2019 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित हैं। 154 न्योंग ओ वैनिटी फेयर के अक्टूबर 2019 अंक के कवर पर दिखाई दिए। 155 नवंबर में उन्होंने अपने एकल सुल्वेज सॉन्ग से संगीत की शुरुआत की, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक सुल्वे के लिए लिखा था। उन्हें लाला एंथनी, सिटी गर्ल्स और एस्टर डीन के साथ गायक सियारा के गीत मेलानिन में ट्रबल मेकर उपनाम के तहत भी दिखाया गया था। 156 मेलानिन को 2020 बीईटी अवार्ड्स में हर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 157 न्यू अफ्रीकन पत्रिका द्वारा न्योंग ओ को 2019 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली अफ्रीकियों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। 158 न्योंगो ने ब्रिटिश वोग के फरवरी 2020 कवर पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 159 मार्च 2020 में वो फोर्ब्स द्वारा अफ्रीका की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुईं। करियर लैम्डा से स्नातक होने के बाद क्विन को BBC वन श्रृंखला डिकिंसन में मुख्य पात्र आर्थर हविशम के रूप में लिया गया। 8-9 उन्होंने 2017 की 4 भाग श्रृंखला हॉवर्ड्स एंड में हेले एटवेल के सामने एक युवा बैंक क्लर्क लियोनार्ड बास्ट के रूप में अभिनय किया। 10 उसी वर्ष उन्होंने लघु फिल्म किन में अभिनय किया,
और HBO श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 एपिसोड में कोनेर एक स्टॉक सैनिक के रूप में दिखाई दिए। क्विन को थिएटर में उनके काम के लिए भी जाना जाता है, जो नेशनल थिएटर और ऑफ वेस्ट एंड में लंदन के मंच पर दिखाई देते हैं। विश लिस्ट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2017 मैनचेस्टर थिएटर अवार्ड्स में स्टूडियो प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 11 उन्हें 2018 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया था। 4 2022 में क्वीन ने स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन में एडी मुनसन के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की। उन्हें 2019 में इस भूमिका के लिए चुना गया था, जबकि सीजन का फिल्मांकन 2021 में होगा। 13 क्विन को उनकी भूमिका के लिए स्ट्रीमिंग सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 14 अगस्त 2022 में क्विन ने CAA के साथ हस्ताक्षर किए। 15 क्विन ने लॉर्ड्स ऑफ द फॉल्नर वीडियो गेम के रीबूट का ट्रेलर सुनाया। 16 अक्टूबर 2022 में ग्रिस डायर खुशबू के लिए आधिकारिक चेहरा बन गए। 17 2022 न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल ऑनर्स में क्विन देखने लायक 10 अभिनेताओं की विविधता सूची में दिखाई दिए। 18 नवंबर 2022 में क्विन ब्रिटिश GQ के मैन ऑफ द ईयर सम्मान पाने वालों में से एक थे। 19 2023 में ये घोषणा की गई कि क्विन को रिडले स्कॉट के ग्लेडिएटर की अगली कड़ी में लिया गया है। 20-21 8 मई 2023 को उन्होंने 2023 MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ये जो नई मूवी आई है इसका टाइटल रखा गया है ए क्विक पैलेस डे 1। जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रेलर और टीज़र एक तरह से आप इसे बोल सकते हो जो कि रिलीज़ कर दिया गया है, उसमें इसकी रिलीजिंग डेट भी एक तरह से शो कर दी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 28 जून 2024 को ये हमें देखने को मिलेगी। पहले इसकी डिसाइडिंग जो रिलीजिंग डेट थी, जैसा कि शुरू में मैंने बताया 2025 तक लग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमें 2024 में ही देखने को मिलेगी और यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसे बनाया गया है। मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इसे प्रमोट किया गया है। तो यानी ये इंडिया के अंदर भी हिंदी में भी देखने को मिलेगी और 2-3 रीजनल लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। बाकी वर्ल्ड वाइड तो इसे रिलीज़ किया जाएगा और बड़ी स्केल पर इसे एक तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।